हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है 7th क्लास है हमारी। हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है उसी का रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को आज देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है और इसी चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत अगर आप गौर करके देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, राजा और उनके राज्य की हम आपकी इसमें आपका चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? राजा और राज्य की जो है हम उनकी आपका चर्चा करेंगे। तो राजा और राज्य की चर्चा के बीच आप सबसे पहले इसमें देखिए जो आपकी 7वीं शताब्दी है, ठीक, ध्यान दीजिए। जो आपका 7वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी के बाद से राजवंशों का जो उदय हुआ है, मानचित्र इस शताब्दी से आपका 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश है वो क्या दिखाते हैं, क्या दिलवाते हैं, ठीक, इन सब चीजों को आप करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले भारत का एक मानचित्र आपके सामने है और इस मानचित्र को आपको गौर से देखना है और इसे गौर से देखने के बाद कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, जैसे कि चौहान कहाँ पर है, कन्नौज कहाँ पर है, गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर है, परमार कहाँ पर है, चंदेल कहाँ पर है, ठीक, राष्ट्रकूट, मैखेत, चोल, चेल, पांड्य, कलिंग, पूर्वी चालुक्य, उत्कल, पाल, कामरूप, मंसूर, अनंतर, मुल्तान, इंद्रप्रस्थ, नेपाल और छोटे छोटे ऐसे राजवंश जो आपके भारत के अंदर चल रहे थे और उनकी परिवर्तनशील थी। आप देख सकते हैं, एक फटाफट नजर दौड़ाइए और वर्तमान को इनको आप कंपेयर कीजिए मैप से। फिर आगे देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, चेल, पांड्य, चौहान का स्थान का निर्धारण है। आप उन राजवंशों को पहचान सकते हैं जिनका जिक्र आपका निमंत्रण इन सब चीजों में आपको किया गया है। ठीक, इनमें आप देख सकते हैं और इनकी आप अच्छे से आपका चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए नए राजवंशों का उदय। कुछ ऐसे नए राजवंश इस शताब्दी में आपका 7वीं शताब्दी में आ चुके हैं। आप देखते हैं शताब्दी यानी कि 100 वर्षों में कई बार नए हुए हैं, कई बार उन्होंने ही अपना कंटिन्यू वापस फॉर्मस जो है उस तरह से रहे हैं। 7वीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी योद्धा अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने महत यानी कि सामंत के रूप में मानते थे। अब किसी राजा है, कोई मान लीजिए कोई राजा है और राजा का कोई योद्धा है, वो उसके नीचे रहता है। नीचे है तो वो सामंत प्रवृत्ति में आ गया। सामंत यानी कि महत यानी कि सामंत के रूप में मानता ले चुके। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। अब क्या उम्मीद करते थे कि ये क्या लेके जाएं इनके लिए? उपहार। उपहार लेके जाएंगे तो लूटपाट भी करेंगे, युद्ध भी लड़ेंगे, सारी चीजें करेंगे और 4 चीज अपनी भी करेंगे। उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। हाजिरी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, जाएं कहें कि स्वामी ये आपके लिए है और जरूरत पड़ने पर क्या करना पड़ा ना, सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिकतर समय संपर्दा हासिल करने सामंतों अपनों को महामंडलेश्वर और इत्यादि घोषित कर देते हैं। कभी कभी अपने भूस्वामी अधिपति के स्वतंत्र हो जाने पर ही वे दावा करते हैं। क्या करते हैं? इस चीज का वे अपने होने पर भी दावा। चलिए देख लिया। तो देखिए इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। इसके दक्कन यानी साउथ की शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अधीनस्थ यानी कि सामंत थे, उनके अधीन काम करते थे। 8वीं शताब्दी के मध्य तक राष्ट्रकूट के प्रधान
प्रधान मतलब जो प्रमुख था उसका नाम था दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, हराया और हिरण्यगर्भ यानी कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया। देखिए हिरण्यगर्भ जो था एक प्रकार का अनुष्ठान था, जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं और सत्यनारायण की कथा करते हैं, इस प्रकार में ही एक अनुष्ठान था जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है तो माना जाता है कि इसे याचक यानी कि जो उसको करवा रहा है जन्म क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेता। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है और वो अगर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराता है तो वो क्षत्रिय बन जाता है या क्षत्रियों की कैटेगरी के अंतर्गत उसको ले लिया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण, उद्यमी परिवार के पुरुष राजशाही काम करने में सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कमंद मयूर समन, गुजर प्रतिहार, हरिचंद ब्राह्मण, उन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्रों को अपना लिया था। कैसे कर लिया? शस्त्रों को अपना लिया। और कर्नाटक राजस्थान में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये सारी चीजों में यहाँ ये स्थापित, ठीक। चलिए, राज्यों में प्रशासन। नए राज्यों में इकाई और महाराजा धीराज यानी कि राजाओं का राजा। अब प्रशासन कर रहे हैं तो लोग बहुत सारी उपाधियां ले लिया करते थे। उपाधि किससे मिलती थी? जैसे मान लीजिए आप हो गए, ए व्यक्ति महाराजा धीराज अधिराज सिंह चौधरी, ऐसे मान लीजिए, या चोल राजा महाराजा अधिराज, ऐसे नाम सुने होंगे। तो महाराजा अधिराज का मतलब है राजाओं के राजा, ठीक। एक था तिरुभवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों का स्वामी। भवनों का मतलब मकान से नहीं, पृथ्वी आकाश और पाताल लोक के स्वामी। इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद सामंतों के साथ साथ समान किसान व्यापारी संगठनों के साथ भी इसकी साझेदारी करते रहे। इन सब चीजों के रूप में आपका साझेदारी। देख लिया। अब इस तरीके से ही आप एक इमेज को देखिए, ये चित्र आपको दिखाई देगा, पहचानने का कोशिश करिए। एक पिक्चर है कि दो, किस तरह के शस्त्र हाउ। देख लिया। अब इमेज को देखिए। एलोरा, अजंता का नाम सुना है? एलोरा की गुफा नंबर 15 का भित्ते चित्र जिसमें विष्णु नरसिंह अर्थात नर पुरुष और सिंह के रूप में दिखाए गए हैं। ये राष्ट्र काल की कृति है, यानी कि जो आपने नरसिंह का अवतार देखा है ना, भगवान जो आपके नरसिंह विष्णु के अवतार थे, और आप जानते हैं कि उनके भक्त प्रहलाद के ऊपर जब आपका हिरण्यकश्यप बार बार प्रहार कर रहा था, तो जब उसको मारने के लिए आए तो उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। तो उसी नरसिंह का जो अवतार हुआ है वो राष्ट्रकूट के समय में हुआ है। देख लिया राष्ट्रकूट। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए और उनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मान्यता दी और बाध्य किया। कभी भी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी का दावा था कि राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था, ठीक। जो व्यापारी है उससे भी आपका राजस्व की वसूली होती थी, ठीक। तो जो व्यापारी है वो राजस्व दे रहे हैं, जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो कारीगर हैं, उन्हीं के माध्यम से एक हिस्सा आपका इकट्ठा होकर वहां तक पहुंचता था, ठीक। अब एक 400 कर वाली कहानी भी पढ़ेंगे और मैंने पढ़ा चुका हूं। ये कहानी आपके तमिलनाडु से संबंधित है।
400 कर क्या है, क्या वास्तव में 400 कर है? चलिए अब 400 कर की कहानी को पढ़ते हैं कि 400 कर कहाँ और किसने लगाए हैं। देखिए 400 कर तमिलनाडु का शासन करने वाले चोल वंश। अब चोल वंश को आप पहले देखिए मैप में, जब हमारा पहला पेज चल रहा है मैंने आपसे कहा था ये चोल है, तो यही क्षेत्र है आपके तमिलनाडु वाला, इसे कह रहे हैं। फिलहाल ये नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो उस समय की परिस्थिति थी उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है आपके चोल वाले हैं, ठीक। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के कर 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक लिखित कर बेटी, जो कि नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में, यानी कि अगर बेटी का पूछा जाए बेटी क्या थी, तो ये आपका कैश ना होके आपका लेबर रूप में आपको चुकाना पड़ता था, यानी जबरन श्रम। और आपका कदममाई यानी कि भू राजस्व थे। कदममाई भी क्या था आपका भू राजस्व। मकान पर छज्जा डालने वाला कर, अगर आपने मकान पर आगे छज्जा डाल दिया है, स्लेब आपने बना दी है, बरांडा बना दिया है, तो भी आपको कर देना पड़ेगा। खजूर या ताड़ के पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना। आप खजूर पर चढ़ रहे हैं या ताड़ पर चढ़ रहे हैं और चढ़ने के लिए अगर आपने सीढ़ी का इस्तेमाल कर दिया तो भी आपको भाई कर देना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तरदायी हासिल करने के लिए लगने वाला कर, जो आज स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, संपत्ति जब एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर होती है, उसी वहां कर की बात कर रहा है। और इत्यादि करों का भी उल्लेख मिलता है, और कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे कर हैं जिनका भी उल्लेख मिलता है। क्या आप इनमें से कोई कर वसूले चाहते हैं, तो आज की तारीख में उत्तरदायित्व वाला जो कर है ये आज भी होता है। लेकिन ऐसा नगद जबरन पेड़ पे चढ़े सीढ़ी वाला ऐसा कोई टैक्स वैक्स का व्यवस्था वर्तमान हमारे यहाँ है नहीं। तो एक बार देख लीजिए 400 करों का उल्लेख कब मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते हैं, साथ ही मंदिर और दुर्ग का निर्माण में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे हैं दुर्ग और मंदिर में निर्माण। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारी मांग करने का प्रयोग करने की संभावना बने। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती है और प्रायः वंशानुगत थी। सेना में भी ऐसा होता था, जहां बाप के कई बार राजा के निकट संबंधी पौधे पर होते थे कि बहुत बार अगर कोई राजा का खास व्यक्ति है तो वो क्या होता था, वो ही आपके व्यक्ति उस सिंहासन पर आपका बैठ जाया करता था या हाँ कर हुआ करता था। क्लियर है। तो संसाधन जो था वो ही राजा का क्या था, वित्तीय आधार था, वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी किसी राजा की। उसी के आधार पर उसका जीवन यापन संपूर्ण कार्य जो था उसी पर आपका निर्भर था और उसी पर वो सारी चीजें आपकी अच्छे से चलती थी। क्लियर है। तो ये था। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन आप इनको पढ़िए। क्या बिना टैक्स के, बिना किसी फाइनेंस के क्या कोई साम्राज्य आपका फल फूल सकता है? कोई साम्राज्य आपका प्रभावशाली रूप में आ सकता है? क्या कोई साम्राज्य आपका ठीक चल सकता है? इन्हीं आधार और वित्तीय सारी चीजों की हम लोग एक एक कर उनकी समीक्षा करेंगे और उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये आधार वित्त चीजें हैं जिन्हें आप देखते हैं। चलिए आप परिस्थितियों को देखिए। प्रशस्तियां और भूमि के अनुदान। प्रशस्तियों में से ऐसे ब्यौरे, ब्यौरे का मतलब होता है किसी की जानकारी, सत्य भी नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए प्रशस्तियां यानी कि किसी के बारे में लिखी गई चीज को हम प्रशस्ति कहते हैं, किसी की प्रशंसा में लिखी गई चीज को हम बेसिकली प्रशस्ति भी होती है। ठीक कह रहे, जो चीज किसी के बारे में लिखी है वो जरूरी नहीं आपकी सत्य भी हो, यानी गलत भी हो सकती है और सत्य भी, दोनों चीजें हैं।
लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है, यानी कि आप कैसे दिखाना चाहते हैं। अगर आप कोई स्क्रिप्ट बनवाओगे, कोई प्रस्तुति छपवाओगे, तो जाहिर सी बात है अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश ही करोगे ना। तो कह रहे हैं मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। क्या करते थे? वो सब लोग उसके प्रशासन में आपका मदद किया, उन्हीं के आधार पर ये सारी चीजें होती थी। नागभट्ट की उपलब्धि। अब हम देख रहे हैं नागभट्ट की उपलब्धि। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का व्याख्यान किया, यानी कि उपलब्धि का मतलब क्या उसने किया है उनके बारे में बताया, यानी कि अपने पिछले साल में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रस्तुति के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में यह लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश पाई गई, यानी कि एक प्रशस्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो गुप्त शासक महागुप्त की है और उसके बारे में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये मिली है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट कामों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। उन सबके कामों का वर्णन है कि आंध्र सेंधा मतलब सिंध, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का हिस्सा, कलिंग मतलब उड़ीसा का हिस्सा, उनके राजाओं के आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जब वो राजा बने। कौन? आपका ध्यान दीजिए, प्रतिहार नरेश नागभट्ट, तो उनके सामने धराशायी का मतलब होता है उनके सामने उनकी कुछ ना चली। तो ऐसा उल्लेख वो करते जब वो आपका राजकुमार बने। उन्होंने चालुक्यों के शासक में चक्र युद्ध की विजय किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, मालवा का हिस्सा, किरत, तुरंत और इन सब चीजों की वर्णन का विजय उन्होंने इसमें किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रशस्तियों का मतलब क्या होता है और कैसे आप प्रशस्तियों को देखते हैं। क्लियर है? देख लिया? चलिए, इसके उल्लेख में उल्लेखित कुछ और मानचित्र हैं और उनको ढूंढिए। क्या कह रहे हैं? कुछ चित्र लिखे गए हैं, उनको उल्लेखित करें। दूसरे राजा भी इस तरह के दावे करते हैं और आपसे विचारों में इन चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक, जो लोग प्राय ब्राह्मण की भूमि को अनुदान से पुरस्कृत करते थे, ये ताम्र लिपि में अभिलेखित होती थी। किसी राजा ने किसी ब्राह्मण को कोई भूमि दी है पुरस्कार के रूप में, तो वो ताम्र लिपि के रूप में अभिलेखित होती थी और भूमि पाने के लिए दी जाती थी। तो इस प्रकार के कुछ ताम्र प्रशस्तियां होती थी। कैसी होती थी? ऐसी। देखिए बेटा, ये थी ताम्र प्रशस्तियां। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।